शकुंतला जी का शरीर थोड़ा भारी है। डॉक्टर ने उन्हें घूमने फिरने के लिए कहा है, इसलिए वह सुबह शाम दोनों समय योगा करती है। साथ ही सुबह को घूमने भी जाती है। शकुंतला जी के साथ की कुछ औरतें भी हैं जो उनके साथ घूमने जाती है। सुबह के 7:30 बजे जब वह घूम कर घर वापस आती है तो देखती है कि बेटा और बहू अभी तक सोए हुए हैं। आज संडे था तो बेटे की छुट्टी थी। शकुंतला जी नहा धोकर पूजा पाठ करके हॉल में बैठ जाती है। काफ़ी देर तक इंतजार करती है कि बहू उठेगी और कब मुझे एक कप चाय पीने को मिलेगी। चाय तो शकुंतला जी भी बना सकती है, लेकिन उनकी बहू रसोई के सभी काम अपने हिसाब से करवाती है। काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद वह खुद ही उठकर अपने लिए एक कप चाय बना लेती है। चाय के साथ कुछ ना कुछ खाने में ज़रूर लेती है। खाली चाय उनसे पी नहीं जाती। रसोई में कुछ ढूंढती है कि चाय के साथ कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिलता। कल ही तो बेटा नमकीन और बिस्कुट के कई पैकेट लेकर आया था। रसोई में तो कुछ भी नहीं है। तब तक उनकी बहू रेखा भी उठ जाती है। शकुंतला जी बहू से धीरे से बोली, बहू थोड़ा बहुत कुछ रखा हो तो दे दे, चाय के साथ खा लूँगी। शकुंतला जी के कहते ही बहू रेखा तपाक से बोली, माँ जी ये घर है दुकान नहीं कि हर समय खाने का सामान घर में ही रखा रहेगा। बहू कल ही तो मेरा बेटा नमकीन और बिस्कुट के पैकेट लेकर आया था। मैंने देखा था उसे जब मैं सीढ़ियों पर बैठी थी। हाँ बस यही सब तो देखती हैं आप बैठी बैठी कि हम क्या खाते हैं, आपका बेटा हमारे लिए क्या लाता है, इन सब पर ही तो नज़र रहती है आपकी। और वैसे भी जो भी कुछ आपका बेटा लाता है वह सब बच्चों के लिए है, आपके लिए नहीं। एक बार जरा अपने शरीर पर नज़र डालिए, दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। अरे थोड़ा खाना पीना कम करो और इस शरीर को घटाओ। तभी बेटा अनुज भी उठकर बाहर आ जाता है। माँ सही बोल रही है रेखा, थोड़ा खाने पीने पर कंट्रोल करो आप। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिन बाद आपसे उठना बैठना भी भारी हो जाएगा। बेटे की बातें सुनकर शकुंतला जी उसके मुंह को देखती रह गई। और हाँ माँ, आज अपने कपड़े बैग में रख लेना, कल आपको बड़े भैया के घर जाना है। यहाँ रहने का समय अब आपका पूरा हो गया है। बेटा बड़ी बहू 2-3 दिन के लिए अपने घर गई है, इसलिए तेरे भाई ने अभी मुझे 2-3 दिन यहीं रुकने के लिए कहा है। शकुंतला जी अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए बोली। इतना सुनते ही रेखा के तन बदन में आग लग गई। यह क्या बात हुई माँ जी, मैंने इस महीने आपके नाम का राशन नहीं मंगाया है। देखा अनुज, कितने चालाक है तुम्हारे भैया भाभी। जब उन लोगों को पता है कि माँ जी का यहाँ रहने का समय ख़त्म हो चुका है तो क्या उन्हें अभी ही मायके जाना था। मैं सब जानती हूँ, यह सब उनकी चाल है ताकि वह 2-3 दिन के लिए तुम्हारी माँ से छुटकारा पा सके। लेकिन मैं भी उनसे कम नहीं हूँ। माँ जी अब आप मेरी बात भी अच्छी तरह सुन लीजिए। अगर आप यहाँ 2-3 दिन फालतू रहेंगी तो अगले महीने आप जेठानी जी के घर भी इतने ही दिन फालतू रहेंगी। इतना कहकर बहू रसोई में चली गई और बेटा भी नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। चाय का कप हाथ में लिए खड़ी शकुंतला जी की आंखें बेटे और बहू की बातें सुनकर आंसुओं से भर चुकी थी। चाय को वहीं टेबल पर रख शकुंतला जी अपने कमरे में चली गई। सामने ही दीवार पर टंगी अपने पति की तस्वीर को देख फूट फूट कर रोने लगी। देखा आपने किस तरह दोनों बेटों ने मुझे 2 टुकड़ों में बांट दिया। 1 महीना इधर रहना, 1 महीना उधर रहना, जैसे मैं उनकी माँ नहीं कोई बेकार सामान हूँ। जिन बेटों को हमने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, अपने मुंह से निवाला निकाल कर उनके मुंह में खिलाया। दोनों जुड़वा हुए थे, दोनों को रात भर जाग जाग कर हम पति पत्नी गोद में लिए बैठे रहते थे। कभी उनकी आंखों से आंसू तक ना टपकने दिया। जब दोनों छोटे थे तो अपने से 1 मिनट भी दोनों को दूर नहीं रखती थी। अपने कलेजे के टुकड़ों को अपने सीने से लगाकर रखती थी। अगर थोड़ी देर भी मेरी आंखों के आगे से ओझल हो जाते तो पूरे मोहल्ले में दोनों को ढूंढती फिरती थी। क्या कुछ नहीं किया हमने अपनी औलादों के लिए, पढ़ाया लिखाया, समय से पहले उनकी हर ज़रूरतों को पूरा किया, एक काबिल आदमी बनाया। उन्हीं बेटों ने आज अपनी माँ को 2 हिस्सों में बांट दिया। अगर 2 दिन भी किसी के पास ज़्यादा रह जाऊं तो जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। एक एक दिन के खाने का हिसाब रखते हैं। यही सोच सोच कर शकुंतला जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रोते रोते न जाने उनकी कब आंख लग गई। उन्हें अपने कमरे में सुबह से दोपहर के 3 बज गए, लेकिन बहू ने उन्हें अभी तक खाने के लिए कुछ नहीं दिया। बेटा भी घर पर ही था। एक बार भी उसने अपनी पत्नी से यह नहीं पूछा कि तुमने माँ को खाना दिया कि नहीं।
कुछ देर बाद शकुंतला जी की जब आंख खुली तो पानी पीने के लिए रसोई में गई। बेटा और बहू वहीं हॉल में बैठे चाय पकौड़ों का लुत्फ उठा रहे थे। वह पानी पीकर अपने कमरे में आ गई, लेकिन बेटे और बहू ने एक बार भी खाने के लिए नहीं पूछा। वैसे भी बेटे और बहू की ऐसी जली कटी बातें सुनकर उनकी भूख तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। इतना लाचार तो शकुंतला जी ने अपने आप को पति के जाने के बाद भी महसूस नहीं किया था, जितना वे आज महसूस कर रही थी। अपने बेटे और बहू के राज में वे अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद छोटी बहू रेखा ने अपनी और पति की प्लेट से बचे कुचे 2-4 पकोड़े ले जाकर शकुंतला जी के आगे सरका दिए, लेकिन शकुंतला जी ने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया। ऐसे जिल्लत भरे खाने से तो भूखे मर जाना अच्छा है। जब तक मेरे पति जिंदा थे, बेटे और बहू के मुंह से चू तक नहीं निकलती थी। खाना भी समय पर मिलता था, और वह भी सबसे पहले। लेकिन आपके जाते ही बेटे और बहुओं ने जिंदगी नरक बना दी। आपके जाते ही तो जैसे बेटे और बहुओं को पर लग गए। मुझसे बिना पूछे मेरे खाने पीने और रहने का भी बंटवारा कर दिया। सही कहा है किसी ने, माँ अपने 4-4 बच्चों का पेट अकेले भर देती है, लेकिन उन्हीं बच्चों से बुढ़ापे में अपनी एक माँ का पेट नहीं भरा जाता। जैसे तैसे 2 दिन बीत गए। शकुंतला जी ने अपने बड़े बेटे को फ़ोन किया। बेटा, मेरा यहाँ रहने का समय पूरा हो गया है, अब तू कब लेने आ रहा है मुझे? शकुंतला जी नम आंखों से बोली। अरे माँ, अभी 2 दिन और रुक जाती तो अच्छा होता। अरे माँ, 2 दिन बाद मेरा उधर चक्कर लगेगा। मुझे अपने दोस्त की शादी में जाना है, तो उसे ही दिन आपको ले आऊँगा, वरना बार बार आने जाने का खर्चा लगेगा। नहीं बेटा, अब मेरा यहाँ समय पूरा हो गया है। इन लोगों ने मेरे नाम का राशन नहीं मंगाया है। ठीक है माँ, मैं शाम तक पहुँच जाऊँगा। थोड़ी देर बाद छोटा बेटा शकुंतला जी को लेने पहुँच गया। जब शकुंतला जी अपना बैग लेकर जा रही थी, तो उनकी छोटी बहू रेखा शकुंतला जी से बोली, माँ जी, आज 3 तारीख है, याद है ना आपको? आपको वहाँ 2 दिन ज़्यादा रहना है। शकुंतला जी कुछ नहीं बोली और बेटे के साथ चुपचाप अपना बैग उठाकर चली गई। शकुंतला जी के जाते ही छोटी बहू बहुत खुश हो गई। शकुंतला जी बड़े बेटे के साथ उसके घर पहुँच गई। शकुंतला जी को देखते ही बड़ी बहू के भी माथे में सलवटें पड़ गई। बड़ी बहू ने 1 कप चाय शकुंतला जी के लिए बड़ी ही मुश्किल से बनाई, और उसमें भी दूध का नामो निशान नहीं था। लंबा सफ़र करके आई हारी थकी शकुंतला जी ने जैसे तैसे वह चाय तो पी ली, लेकिन आंखें आंसुओं से सराबोर हो गई। शकुंतला जी को धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। शरीर भारी होने की वजह से उनके पाँव में सूजन रहने लगी। शकुंतला जी ने अपने बेटे से डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा, तो बेटे से पहले बहू उछलकर पड़ी। माँ जी, हम लोग तो गांव में रहते हैं, यहाँ इतने अच्छे डॉक्टर भी नहीं हैं। आप अपनी सूजन अपने छोटे बेटे के यहाँ भी तो दिखा सकती थी। यह सारी बीमारियाँ आपकी यहीं आकर ठीक होती है। शकुंतला जी अपने बेटे की तरफ देखने लगी। माँ, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? सही तो बोल रही है नीता, यह गांव है और यहाँ डॉक्टर के पास आने जाने में बहुत समय लगता है। आप गर्म पानी से अपने पैर को झाड़ लो, ठीक हो जाएगा। मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊं। मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना है। कहकर बेटा ऑफिस के लिए निकल गया। बहू अपने काम में लग गई। शकुंतला जी को अब अपना जीवन बोझ लगने लगा था। बेटे और बहू के इस व्यवहार से शकुंतला जी को जीते जी मार दिया। छोटे बेटे के घर भी शकुंतला जी को जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ती, और बड़े बेटे के घर भी उन्हें 2 रोटी बिना जलील किए नहीं मिलती। बेटे बहुओं के अंदर शकुंतला जी के लिए तनिक भी प्यार और सम्मान नहीं बचा था। पाँव में सूजन होने की वजह से शकुंतला जी ना तो चल पा रही थी और ना ही अपने काम ठीक से कर पा रही थी। सारे काम बड़ी बहू को ही करने पड़ रहे थे। जलती भुनती वह उनके काम तो करती, लेकिन शाम को बेटे के घर आते ही उससे लड़ना शुरू कर देती। कई दिन घर में कलेश के बीत गए। बड़ा बेटा भी शकुंतला जी को भला बुरा कहने में कोई कसर नहीं छोड़ता। यह बुढ़िया जब से यहाँ आई है, मुझे तो एक पल का चैन नहीं मिलता। अब इसके काम भी मुझे ही करने पड़ रहे हैं। सवा मन का शरीर लेकर बैठी है, बैठे बैठे रोटियां तोड़ती रहती है। अरे सारी बीमारियां यहीं होती है क्या तुम्हें? 4 पाई पर बैठी शकुंतला जी को बहू बुरी तरह झंझोड़ते हुए बोली। शकुंतला जी बैठी बैठी खाट पर पीछे को लुढ़क गई। बेटा भी वहीं खड़ा खड़ा सब देख रहा था। अपने बेटे बहुओं के द्वारा दिए गए अपमान अब शकुंतला जी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था।
घर में कलेश बढ़ता जा रहा था। बड़ी बहू ने शकुंतला जी को अपने साथ रखने से साफ इनकार कर दिया। छोटे बेटे और बहू ने भी शहर ले जाने के लिए मना कर दिया। दोनों बेटे और बहू ने बैठकर सलाह की कि अब माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। हम इन्हें अपने साथ नहीं रख सकते और तुम भी इन्हें अपने साथ ले जाने के लिए मना कर रहे हैं। इससे अच्छा यही होगा कि 2-4 दिन इन्हें डॉक्टर के पास दिखाकर इन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दे। अपने बेटों के मुंह से यह सब सुनकर शकुंतला जी उनके चेहरे को देखती रह गई। एक हफ्ते तक शकुंतला जी गांव में ही बड़े बेटे के पास रही। छोटा बेटा कुछ पैसे देकर गया शकुंतला जी की दवाई के लिए। दवाई से शकुंतला जी को काफ़ी हद तक आराम लगा। अब वह अपने पैरों से चल फिर पा रही थी। छोटे बेटे का फ़ोन आया, भैया मैंने एक वृद्ध आश्रम देख लिया है माँ के लिए। अगर माँ की तबीयत ठीक हो तो चलो चलते हैं उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ने। मैं आ जाऊँगा शाम तक। शकुंतला जी को यह बात पता थी कि आज उनके दोनों बेटे उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़कर आएंगे। उन्होंने अपना बैग जमा लिया। इन लोगों के साथ रहने से तो अच्छा है मैं वृद्ध आश्रम में रह लूँ। कम से कम ऐसी जिल्लत भरी ज़िंदगी तो वहाँ नहीं जीनी पड़ेगी मुझे। पर जाते जाते बेटों को सबक भी ज़रूर देना है। शकुंतला जी अपनी अलमारी से अपने पति की दी हुई वसीयत अपने बैग में संभाल कर रख लेती है। दोनों बेटे शकुंतला जी को खुशी खुशी वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। शकुंतला जी ने वृद्धाश्रम में जाते ही अपनी पति की वसीयत को, जो कि अब शकुंतला जी के नाम थी, जिसमें उनका गांव का घर और जिस घर में छोटा बेटा रहता है शहर में, वह भी उनके पति ने ही खरीदा था। दोनों घर शकुंतला जी ने दान कर दिए। वृद्धाश्रम में रहते हुए शकुंतला जी को 1 महीने से ऊपर हो गया था। एक दिन उन्होंने अपने दोनों बेटों को फ़ोन करके अपने पास बुलाया। दोनों बेटों ने आने से मना कर दिया, लेकिन जब शकुंतला जी ने वसीयत की बात की तो दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ दौड़े चले आए। शकुंतला जी अपने बेटों से बोली, बेटा मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हें सचेत कर दूं। अब तुम दोनों अपने लिए कोई घर ढूंढ लो, क्योंकि दोनों घर पर कभी भी बुलडोज़र चल सकता है। मैंने अपने दोनों घरों को दान कर दिया है। यह क्या किया माँ जी आपने? दोनों बहू मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, मेरे कहे अनुसार मेरे गांव वाले घर में एक छोटा सा वृद्धाश्रम बनेगा और शहर वाले घर की जगह छोटा सा अस्पताल बनेगा। शकुंतला जी के मुंह से यह सब सुनकर बेटे और बहुओं के होश उड़ गए। माँ ऐसा काम करेगी यह तो उन्होंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। बेटे और बहुएं हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे, पर अब तो जो होना था हो चुका था। माँ यह सब कारनामा करने से पहले एक बार तो सोच लेती। दोनों बेटे रोनी सूरत लेकर बोले, बेटा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करूं, मजबूर कर दिया था तुमने मुझे। अब मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। समझदार हो तुम दोनों कि मैंने यह सब क्यों किया है। दोनों बेटों के पास अब बोलने के लिए शब्द नहीं बचे थे। क्या कहते, जब उन दोनों ने ही अपनी माँ का बंटवारा कर दिया था और इसमें भी उनकी पत्नियाँ संतुष्ट नहीं थी, तो बाद में बोझ समझकर वृद्ध आश्रम में धक्का दे दिया। दोनों बेटे और बहुएं हाथ जोड़ते हुए शकुंतला जी की तरफ माफ़ी मांगने के लिए बढ़े तो शकुंतला जी ने दोनों बेटों से मुंह फेर लिए। बेटे और बहू शकुंतला जी को देखते रह गए। दोस्तों, क्या शकुंतला जी ने सही किया? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।